हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. Our third chapter is India's contribution to world unity and written by Arnold Toynbee. He's a British historian, है ना. और इसमें देखो मेन जो इसका टाइटल है दैट इज़ वेरी क्लियरली एक्सप्लेनिंग इट्स मीनिंग कि इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड यूनिटी. जो वर्ल्ड की यूनिटी है उसको बनाने में इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है. तो आर्नल्ड टॉयनबी है, ही इज़ एक्सप्लेनिंग 2-3 पॉइंट्स इन दिस चैप्टर. लाइक वो क्या बता रहा है, जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें वो 3 पॉइंट्स के बारे में ज़िक्र कर रहा है, बता रहा है कि कैसे जो इंडिया है. फर्स्ट पॉइंट में वो कह रहा है कि इंडिया ने एक ऑक्यूपाई की हुई है की पोजीशन पूरे वर्ल्ड में, यानी सारे वर्ल्ड में इंडिया के कारण ही एक बैलेंस बना हुआ है. अगर हम जियोग्राफिकल लेवल पे देखें तो कैसे कैसे इंडिया बिल्कुल सेंट्रल लेवल पे है. सेकंड पॉइंट वो क्या कह रहा है कि आज के टाइम पे जो भी इंडिया ने अचीव किया है वो एक तरह का एपिटोम है प्रेजेंट वर्ल्ड के सामने. मतलब जो भी उसने मुश्किलों का सामना किया, कैसे उसने ह्यूमन रेस को लिया, वो सारी चीज़ों को इन्होंने क्या कहा है कि एक तरह ये बेस्ट वे है, इसी ने बैलेंस करके रखा हुआ है पूरे वर्ल्ड के सामने. ये एक तरह का एपिटोम है. और थर्ड पॉइंट क्या है कि जो इंडिया का नज़रिया है अपनी लाइफ की तरफ, वो एक अप्रोच है जो ह्यूमन अफेयर्स को संभालने की या प्रेजेंट सिचुएशंस को कन्फ्रंट करने की, तो बहुत ही अच्छी है. अब जो पोइट है, जो राइटर है, ही सेइंग कि मैं ये 3 पॉइंट्स है आगे 1 बाय 1 शेयर करूँगा, डिस्कस करूँगा कि कैसे इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैसे वो इम्पोर्टेंस रखता है. सो वेरी फर्स्ट वो क्या कह रहा है कि इंडिया है जो इसकी की पोजीशन इसने होल्ड की हुई है नॉट ओनली इन द जोग्राफिकल लेवल, पर ऐसे नहीं है कि अगर हम जोग्राफिकल लेवल पे देखें तो इंडिया ने एक की पोजीशन होल्ड की हुई है. नहीं, उसने वैसे भी जो भी कंपटीशन चल रहे हैं, जैसे राइवल आइडियोलॉजीज़ हैं, लोगों की थिंकिंग अलग अलग है, उनमें भी बैलेंस बना के रखा हुआ है. उनमें भी उसने एक तरह का की पोजीशन बना के रखी हुई है. जैसे 24 पे फर्स्ट पैराग्राफ जो स्टार्ट होता है उसमें बताया कि इंडिया एक सेंट्रल लिंक है इन अ चेन ऑफ रीजनल सिविलाइजेशन जो एक्सटेंड होती है जापान से और इन द फार नॉर्थ ईस्ट से लेके आयरलैंड में इन द फार नॉर्थ वेस्ट. मतलब ये तो उसकी लोकेशन बताई है. उसके बाद वो कह रहे हैं कि जैसे जो इंडिया है, इंडिया में जो एक पार्लियामेंट है वो डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी है उसमें. तो ये भी चीज़ एक बहुत बड़ी है जिसके कारण कि इंडिया में हर बंदे को हर चीज़ सोचने का हक़ है, हर चीज़ करने का हक़ है, जब तक कि वह दूसरों को प्रॉब्लम क्रिएट ना करें. उसके बाद अगेन इन्होंने जोग्राफिकल लेवल पे उसकी एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि जैसे इंडिया If India were to change her mind over this, the effect would be felt not just in India itself but all around shores of the Indian Ocean. कि इंडिया की अगर इंडिया कोई भी चीज़ में अपने माइंड को चेंज करता है तो उसके आसपास के एरियाज़ में उसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है. ये नहीं है कि ओनली इंडिया में ही ये जो चेंजेस है वो आ रहे हैं. अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो अगेन इंडिया ने इसको भी बहुत अच्छे से इनकी एक्टिविटीज़ को संभाल के रखा हुआ है. अगर रिलीजन की बात करें तो इंडिया को क्या कहा गया, रिलीजन में रिसिपिएंट कहा गया. नॉट बीन अ रिसिपिएंट, ये गिवर है, मतलब इसने रिलीजन प्रोवाइड किए हैं ना कि रिसीव किए हैं. बहुत बड़े लेवल पे जो लोग हिंदुज़म से जुड़े हुए हैं या बुद्धिज़्म से जुड़े हुए हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री अगर हम देखें तो उसमें हमें इंडिया की जो इम्पोर्टेंस है वो पता चलती है. जैसे अगर हम देखें कहते हैं कंसिडर द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ पर्शियन एम्पायर फ्रॉम द रेन ऑफ डेरियस वन ऑनवर्ड्स. डेरियस वन जो राजा था उससे लेके अगर हम स्टार्ट करें ऑफ द ग्रेशियो रोमन वर्ल्ड आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द सी रूट जब स्टार्ट हुए इंडस डेल्टा और इजिप्ट के बीच में 2nd सेंचुरी में. फिर ऑफ मिडीवल क्रिस्टडम आफ्टर द राइज ऑफ विनाइस, जब विनाइस जो एक शहर है वो बना. एंड द मॉडर्न वेस्टर्न वर्ल्ड सिंस वास्को डिगामा मेड इज़ लैंडफॉल एट कैलिकट, है ना. ये सारी चीज़ों में ही इज सेइंग कि जो इंडिया का एक फैक्टर है वो बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है. एज़ फॉर द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो इंडिया हैज़ बिन द साइट ऑफ नो लेस देन 4 ऑफ इंडिया में जैसे हम कहें कि मौर्य और गुप्त एम्पायर
की अगर हम हिस्ट्री में देखें तो ये 2 एम्पायर थे जो बहुत ही अच्छे से इंडियन हैंड्स के द्वारा मेंटेन किए गए। एंड द मुगल एंड द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया टू कुड नॉट हैव बीन ईदर बिल्ट और मेंटेन, है ना। इस यहाँ तक कि मतलब जो इंडिया अपने पुराना जो इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, है ना, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बनी हुई थी। तभी तो जो फॉरेन कंट्रीज़ थी या फॉरेन लोग थे उनका ध्यान इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुआ और वो यहाँ पे आए और जो भी इंडिया में अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो सारी वो ले गए, जिसके कारण आज हम वो सारी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। देन ही इज सेइंग कि मैं यहाँ पे वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स की बातों को भी क्लियर करना चाहूँगा कि जो इंडिया है वो बहुत अच्छे से कन्फ्रंट करता है इन चीज़ों को भी, वो कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। कॉमन प्रॉब्लम्स है जो मैन काइंड की है ना, वो देखते ही हैं कि इस साइड में भी इंडिया का एक्सपीरियंस बहुत है। वो इंडिया क्या है, इंस्ट्रक्टिव है, वो लोगों को समझाती है, इंस्ट्रक्शंस देती है कि हाउ टू ग्रैपल विद द प्रॉब्लम्स, यानी टू फेस द प्रॉब्लम्स। सेकेंड लेक्चर में ही इज़ एक्सप्लेनिंग कि इन माई सेकेंड लेक्चर जो मैं एग्रीकल्चर फेस ऑफ कल्चर है उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि वी नो दिस थिंग कि इंडिया की जो मेन जो पीपल हैं वो एग्रीकल्चर पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड है। आगे ये कह रहे हैं कि जैसे एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो इंडिया में हमेशा से जो पुरानी चीज़ है उसको कभी भी मिटाया नहीं गया, उसको साथ में लेके गए चलते रहे हैं। और जो नेक्स्ट चीज़ों को अचीव करना है या नेक्स्ट जो भी एक एम्स बनाए होते हैं, उन पुरानी चीज़ को और न्यू चीज़ को मिंगल करके, इंटरमिंगल करके आगे लेके जाते हैं। जो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसी चीज़ को हासिल करने का या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अब यहाँ पे कह रहे हैं जैसे हम पीजेंट्स की बात करें तो जो पीजेंट्स हैं वो खाना शुरू से ही 5000 सालों से क्या है, एक तरह की एक हैबिट कस्टम्ड है, एक हैबिट बनी हुई है कि ये जो पीजेंट्स हैं इनको जो अपना पूरा शेयर है, जैसे वो बीजते हैं चीज़ें, फसलें उगाते हैं ना और चीज़ें, तो वर्ल्ड लेवल पे उनको अपना हक नहीं मिलता, अपना शेयर नहीं मिलता। जो वर्ल्ड का पीजेंट है हैज़ गॉन ऑन लिविंग एट अ, मतलब जबकि वह फसल को उगा रहा है इतनी बड़ी अमाउंट में, वो खाना जो हमारे लिए जो फसल है वो उगा रहा है, लेकिन वो एक स्टारवेशन लेवल से थोड़ा सा ऊपर है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि वर्ल्ड लेवल पे देखी जाती है। हम देख ही रहे हैं कि आज के दिनों में भी जो किसान हैं, है ना, वो कह सकते हैं हम कि वो धरने पे भी बैठे थे, है ना, रैली कर रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग देयर शेयर। सो ये प्रॉब्लम शुरू से ही चलती आ रही है। एंड इंडिया में एग्रीकल्चर का तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो देखो उस चीज़ को भी वो कैसे हैंडल करते आए हैं अब तक। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि चाहे पीजेंट्स की जो पैसिविटी है ना, पीजेंट्स की जो वैल्यू है वो इस तरह की है, पर फिर भी अभी तक ये नहीं हुआ है कि उनकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोई उम्मीद ना हो, है ना। डिड नॉट डान और डस्क दो चीज़ें होती हैं, डस्क होती है शाम और डान होती है मॉर्निंग। तो डिड नॉट मतलब अभी तक, मतलब ऐसे पास्ट में हुआ नहीं, डिड नॉट डान कि उस पर कोई उम्मीद ना दिखाई गई हो, कोशिश की गई है कि वो प्रोडक्टिव वे में रहे, ना कि पैरासिटिक वे में रहे, जो पीजेंट्स हैं उनकी हालत अच्छी रहे। डिड नॉट बिगेन टू हैपन अनटिल द, ये पहले नहीं हुआ था जब तक कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं आया था, नॉट मोर देन 200 ईयर्स एगो। टेक्नोलॉजिकल एडवांस है वो बहुत ज़्यादा, उसने बहुत चीज़ों को एडवांस अचीव किया है लॉन्ग इंटरवल्स में, लेकिन टेक्नोलॉजी की एक इन बिटवीन स्टेगनेशन भी है, स्टेगनेशन यानी क्योंकि सब लोग इसका जो फ़ायदा है वो उठा नहीं पा रहे हैं, तो हम इसे स्टेगनेंसी भी कहेंगे, एक जगह पे ये रुका भी हुआ है। नेक्स्ट सिविलाइजेशन का जो भी पीजेंट्स की प्रोडक्शन है वो जो भी सरप्लस में जाती है वो जो रिच क्लास है उनके लिए जा रही है, लेकिन जो लोग खुद फसल को बो रहे हैं उनके लिए बहुत कम अमाउंट में वो चीज़ें रहती हैं। तो जो माइनॉरिटी है उनको प्रिविलेज दी जाती थी, उनको एग्जाम्प्ट करना चाहिए, उनको शेयर है जो वो उतना नहीं मिलना चाहिए। एंड कॉमन टास्क ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड इन विच द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वॉज engaged full time. The minority was given leisure for other pursuits, and minority of this minority which those chose to spend its leisure on creative work has to credit the achievement of civilization up to date. पुराने टाइम में क्या होता था, जो लोग कुछ भी
फसल वगैरह में मेहनत नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी उनको जो एक हम कह सकते हैं जो स्पेशलिटी मिलती थी, उनको एक वैल्यू मिलती थी, है ना, वो आज भी वैसे तो हम देख रहे हैं कि जो किसान है उसकी वैल्यू क्या है। देखो जो गरीब है उसकी वैल्यू बहुत कम है, उससे ऊपर जो अमीर है, हर जैसे जैसे बंदा रिच है या पावरफुल है वो अपने नीचे वाले लोगों को हमेशा ही ओप्रेस करता है, दबाता है, डराता है, धमकाता है। चाहे वो कहीं भी ले लो, किसी भी प्रोफेशन में ले लो या किसी भी नेशन में ले लो, हर जगह यही चीज़ हो रही है। तो दे आर सेइंग कि पुराने टाइम में ऐसे होता था, लेकिन अभी भी ये चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग हैं। पिछले 200 सालों में जो माइनॉरिटी है उन्होंने अपना टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान दिया है, और जिसके कारण टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी एडवांसमेंट आई है ना। उन्होंने एक तरह का हम कह सकते हैं कि विजिबल चीज़ है जो हमें एक मैनकाइंड या सिविलाइजेशन में एक इम्प्रूवमेंट नज़र आई, उनका फेयर शेयर नज़र आया कि हाँ वो जो माइनॉरिटी में जो लोग हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी में आगे आके एक तरह से सिविलाइजेशन के लिए कुछ अच्छा किया है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो भी वर्ल्ड लेवल पे सबके लिए ही फ़ायदेमंद है ना, कोई एक पर्सन उसका फ़ायदा नहीं उठा रहा। और आज की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है जो इंडिया की, इन द वर्ल्ड एज अ होल एंड इन इंडिया इन पर्टिकुलर, वर्ल्ड में होल और जो इंडिया में पर्टिकुलर यही सिचुएशन है जो मैंने ऊपर बताया कि 200 साल में जो माइनॉरिटी है वो टेक्नोलॉजिकल वे में काफ़ी एडवांसमेंट हासिल कर रही है। कहते हैं अ वेरी लार्ज कंटिंजेंट होता है एक ग्रुप जो कि सेम सोसाइटी का हो या उसमें अमीर लोग ही हों, उनकी बात हो रही है। तो वो क्या कर रहे हैं, वर्ड्स 100,000 ऑफ पीजेंट विलेज कम्युनिटीज़ कंटेन विद इन द फ्रंटियर ऑफ इंडिया एंड द नोबल एंटरप्राइज ऑफ एट लास्ट गिविंग द पीजेंट्री देयर ड्यू। जो उनके पीजेंट्री के ड्यू हैं उनको वो दिए जाने चाहिए। इसलिए क्या होगा, सो ग्रेट रेवोल्यूशन, एक बड़ा रेवोल्यूशन भी आएगा अगर उनको नहीं मिलेंगे अपने शेयर्स, तो नो डाउट बाउंड टू सफ़र सम डिसअपॉइंट डिलेज। इसी के कारण बहुत सारियाँ सफ़र भी करेंगे, बहुत तरह के लोग सफ़र भी करेंगे, सेटबैक्स भी आएंगे। जो फॉर्च्यून है कम्युनिटी का डेवलपमेंट इन इंडिया एंड आर मैटर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बना हुआ है, ग्रेट कंसर्न का। अकेले इंडिया की तरफ देखा जा रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी ये चीज़ को देखने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया इसको कैसे प्रॉब्लम को मिटिगेट करेगा। जो वर्ल्ड की आइज़ हैं वो इंडिया पे टिकी हुई हैं, क्योंकि दे आर ओनली फाइंडिंग सॉल्यूशन इन इंडियन मेथड की हाउ दे विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ दीज थिंग्स एंड वी विल डू द सेम थिंग। हाँ जी, नेक्स्ट 28 पेज पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है, कहते हैं पॉपुलेशन की प्रॉब्लम भी एक अनदर मेजर प्रेजेंट डे वर्ल्ड प्रॉब्लम है ना। वर्ल्ड में भी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, इंडिया में तो पहले से ही है, ये भी एक इंडियन प्रॉब्लम भी है। तो पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हो रही है ये बहुत ज़्यादा लेवल पे इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि जो डेथ रेट है उस पर तो कंट्रोल कर लिया, बहुत सारी साइंस ने ऐसी चीज़ें बना ली, लेकिन जो बर्थ रेट है उस पर अभी भी कंट्रोल नहीं हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट इस पर फ्रैंकली इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है प्रैक्टिकली। यहाँ पे क्या है, मिलियंस ऑफ वाइफ्स और हस्बैंड्स को समझाना पड़ेगा, है ना, कि जो बच्चों की लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि आज के पुराने टाइम में अलग बात थी, तब एम्प्लॉयमेंट भी था, तब पॉपुलेशन भी कम थी, लेकिन आज के टाइम पे जो रिसोर्सेज हैं वो भी फिक्स हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं कि जो लैंड है वो फिक्स है, वो बढ़ेगी नहीं। कुछ होते हैं जो फिक्स होते हैं, कुछ होते हैं जो चेंजेबल होते हैं, चेंज हो जाते हैं रिसोर्सेज, लेकिन लैंड इज़ द मेन सोर्स, उसी पे रहना है, उसी पे खेती करनी है, उसी से बहुत कुछ लेना है। कह रहे हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट जैसे भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी वैसे ही पूरा वर्ल्ड है उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की वो बात कर रहे हैं कास्ट सिस्टम की, जिसे संस्कृत में वर्ण कहा जाता है। ये भी कह रहे हैं कि इंडिया में बहुत पुराने टाइम से हम देखा जाए तो ये भी एक्सपेंड होता गया धीरे धीरे। पहले कास्ट का जो रूपरेखा थी, लेआउट था, वो अलग था, आज के टाइम पे अलग हो चुका है। जो लोग हैं अलग अलग कल्चर के, अलग अलग फिज़िक के, वो इंटरमिंगल भी हो रहे हैं, मिक्सअप हो रहे हैं, तो जिसके कारण वो डिफ़र भी कर रहे हैं लेकिन वो एक से भी दिख रहे हैं। 29 पेज पे, दिस इंटरमिंगलिंग ऑफ पीपल्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन one or both of these two ways has been brought about in some cases by one community forcibly importing members of the other community as slaves, है ना। जैसे अलग अलग तरह के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो जो लोग फ़िज़िकली अपने आप को वो समझते हैं कि हम सुपीरियर हैं, और दूसरे जो अपने आप को समझते हैं, जो सुपीरियर हैं दूसरों को समझ रहे हैं ये तो ब्लैक हैं, इनको तो एज अ स्लेव्स यूज़ किया जा सकता है। तो ये प्रॉब्लम्स भी बहुत आ रही हैं, है ना। क्लासिकल एग्जांपल इंटरमिंगलिंग की क्या है, जो इंपोर्ट करते थे स्लेव्स को,
कॉलोनी से। पता ही है पुराने टाइम में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश की इंडिया में आई तो तब क्या हुआ था, जो भी ब्लैक पीपल थे उनको क्या करना पड़ा था, वो क्योंकि उनका रंग काला था उनको अनपढ़ भी कहा जाता था कि ये तो पढ़े लिखे नहीं है। ब्रिटिशर्स अपने आप को ज़्यादा पढ़े लिखे समझते थे, तो इस वजह से उनको एज अ स्लेव्स उन्हीं की कंट्री में, जैसे इंडिया में हमारी कंट्री में ही हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनको एज अ स्लेव काम करना पड़ा, है ना, उनके अंडर। और वो पीपल जो कि बाहर से आए थे उन्होंने यहाँ पे आके राज किया। वैसे ही जो अमेरिका में भी ये चीज़ हुई थी, अमेरिका में भी जो वाइट पीपल थे वो अपने आप को सुपीरियर समझ रहे थे, और जो नीग्रोज थे, जो लोग ब्राज़ील के थे या ब्लैक पीपल थे, उनको एज अ स्लेव बना के उन्होंने भी बहुत ज़्यादा उनसे काम लिया। अब यहाँ पे बता रहे हैं 29 पेज पे लास्ट पैराग्राफ, जो आर्यन स्पीकिंग थे और टेक्टोनिक स्पीकिंग लोग थे, है ना, दो तरह की अलग अलग ग्रुप आ गए। इस तरह के लोग थे जो ये दो एक्सट्रीम विंग्स थे किसके, यूरोपियन स्पीकिंग होड़ के। होड़ क्या होता है, एक लार्ज पीपल ऑफ ग्रुप जो भी सेम लैंग्वेज बोल रहा है, ये सेम तरीके से रह रहा है। इन्होंने क्या किया, यूक्मिन नामक जगह पर इन्होंने इन्वेड किया, आक्रमण किया। ये दोनों जो विंग्स थे ये भी रेस कॉन्शियस थे, यानी क्या आपका रिलीजन है, आपकी रेसिज्म को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते थे, तो ये चीज़ गलत थी। राइटर यहाँ पे रेस कॉन्शियसनेस को गलत कह रहा है एंड कह रहा है कि इससे भी काफ़ी लोगों को सफ़र करना पड़ा। देयर इज़ नो लॉजिकल कनेक्शन, लैंग्वेज में और पॉलिटिकल बिहेवियर में कोई भी लॉजिकल कनेक्शन नहीं है। एनी विद अदर पीपल्स whose languages are Indo-European like ours, but whose record in this matter of race feeling is very much better than ours. I am thinking here particularly of the Latin speaking peoples, उनकी बात मेन की जा रही है। Above them, above all of the Spaniards and the Portuguese, है ना, स्पेन के लोग थे, जो के लोग थे। These two have exposed themselves to temptation to which the Teutons and the Aryans have succumbed होते हैं जिन्होंने हार मान ली थी। The Spaniards and the Portuguese like us हैव इम्पोर्टेड, इनको क्या किया गया, अफ्रीकन स्लेव्स की तरह रखा गया अमेरिका में। इंग्लिश स्पीकिंग जो ट्यूटोन्स थे उन्होंने ऐसे किया। येट इन द सेम सिचुएशन दे हैव नॉट बिहेव्ड इन द सेम इनह्यूमन वे, है ना। जो इंसान है उसको तो इंसान की तरह ही उसके साथ बिहेव करना चाहिए, लेकिन रेसिज्म ने क्या किया कि जो ह्यूमैनिटी है उसको पीछे कर दिया, कलर को इम्पोर्टेंस दे दी, और जो वाइट पीपल है उन्होंने ब्लैक पीपल को स्लेव्स बना के उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया। इट वाज द वेरी बिग प्रॉब्लम। इवन टुडे हम देखते हैं कि हमेशा जो वाइट पीपल हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, और जो ब्लैक है वो हमेशा पीछे छिपते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा भी कलर फेयर हो जाए, है ना। ये चीज़ें शुरू से ही चलती आ रही हैं। अब नेक्स्ट 30 पेज पे अंडर द ब्रिटिश रजाइम, हमें पता है जब ब्रिटिश पीपल ने यहाँ पे रूल किया तब इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सहन किया। इवन तब उस टाइम पे जो लेडीज़ थी उन्होंने बहुत सहन किया, क्योंकि जो हमें पता है इंडियन सोसाइटीज़ में जो लेडीज़ है पहले तो उनको अपने हस्बैंड्स की जो मार है खानी पड़ती है। उन पहले तो लेडीज़ को मैन से इन्फीरियर शो किया जाता है कि जो मैन है वो सब कुछ है, और जो लेडीज़ हैं दे आर नॉट हैविंग एनीथिंग, दे डोंट नो हाउ टू लिव, है ना। जो मैन है वही उनको पढ़ाते हैं कि कैसे ज़िंदगी को जीना है। उसके बाद पहले तो घर पे एक्सप्लॉइट होती थी, उसके बाद वो बाहर होती थी, क्योंकि बाहर क्या थे, ब्रिटिशर्स थे, और बाहर वो लेडीज़ इंडियंस थी, तो उनको डबल जो एक्सप्लॉइटेशन मिला, है ना, इन कंपैरिजन टू इंडियन मैन। So here again they are saying perhaps this experience has one of the thing that has stimulated the people and the government of India since the transfer of power take them formidable problem in hand and to aim in nothing short of thorough solution of it. Note that India needed an prompting from outside. After all caste distinction were ignored, है ना, जब caste distinction को ignore कर दिया गया 2500 years ago by the Buddha, and the Buddha I suppose the greatest of all Indians so far. In our own time the greatest of all Indians has been महात्मा गांधी को भी मेन कहा जाता है। And when the Mahatma and the Buddha speak with one voice we are surely hearing the voice of India itself. महात्मा को और बुद्ध की आवाज़ को सेम कहा जाता है, और कहते हैं कि जब वो दोनों इकट्ठे बोले थे उन्होंने जो कास्ट सिस्टम थी, क्योंकि हमें पता है कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने हरिजनों के साथ बैठ के खाना खाया, उन्होंने कास्ट सिस्टम को फेड अप करने की कोशिश की, लेकिन स्टिल वो अभी तक हुआ नहीं है। बट दिस चैप्टर जो भी हमें ये पढ़ा रहा है हम वो पढ़ रहे हैं।
यहाँ पे नेक्स्ट लेजिस्लेशन की बात करें कि अगर हम प्रॉब्लम बताएं कि लेजिस्लेशन यानी जो कानून है उसको डील करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। कहते हैं कि जो भी रेसिज्म है, जो रेस की प्रॉब्लम है, वो पॉपुलेशन तो सॉल्व नहीं कर सकती, उसे गवर्नमेंट का उसमें एक्शन चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए मिलियन ऑफ माइंड्स हैव टू बी कन्विंस्ड एंड मिलियन ऑफ हार्ट्स हैव टू बी कन्वर्टेड। बहुत लोगों को अंदर से पढ़ाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि सबसे पहले हमारा जो बेस है, अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वी पीपल आर फर्स्ट, वी पीपल आर ह्यूमंस। ये जो कलर हैं इनका डिफरेंस इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि सबसे पहले हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। हम वैसे ही हमारे पास जो बॉडी के पार्ट्स हैं सबके पास, और खाने को हम सबको खाना चाहिए, और हम इस अर्थ पे रहते हैं। ये हमारी बेसिक थिंग्स हैं, हमारी बेसिक भी कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट 31 पेज पे सेकेंड पैराग्राफ, अ फोर्थ प्रॉब्लम दैट जो कि इंडिया फेस कर रहा है वो है प्रॉब्लम लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म की, लैंग्वेज की। कहते हैं इसमें अगर हम देखें तो जो चाइना है, डेमोक्रेसी है वैसे तो इंडिया में, है ना, इंसान कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकता है, जो भी हिंदी, पंजाबी, लेकिन कहते हैं कि चाइना है इसमें ज़्यादा फॉर्चुनेट है इंडिया से, क्योंकि वहाँ पे एक सिंगल लैंग्वेज है, मैंडेरिन, वही सब जगह बोली जाती है। तो उसमें क्या होता है, जब एक सिंगल लैंग्वेज होती है तो सिंगल लैंग्वेज से सब लोग एक से हो जाते हैं। जैसे हम आज के टाइम पे कहते हैं कि इंग्लिश क्या यूनिवर्सल लैंग्वेज है, नो नीड टू लर्न चाइनीज़, नो नीड टू लर्न जर्मन लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेजेस को लर्न करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इफ़ वी नो इंग्लिश वी कैन कम्युनिकेट विद द पीपल हु आर सिटिंग आउटसाइड द कंट्री। सो लेकिन इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस है, तो सम टाइम इट हैपन्स, वैसे तो ये अच्छी बात है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, यू आर हैविंग फ्रीडम टू यूज़ एनी लैंग्वेज, बट सम टाइम इट हैपन्स कि लोग लैंग्वेज के कारण भी काफ़ी डिस्प्यूट्स क्रिएट कर देते हैं, जो कि चाइना इसमें ज़्यादा फॉर्च्यून है, उनके पास एक ही लैंग्वेज है और वही लैंग्वेज वो सब के साथ यूज़ कर रहे हैं। 31 पेज पे लास्ट पैराग्राफ में राइटर इज़ एक्सप्लेनिंग कि मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि इंडिया का जो एटीट्यूड है लाइफ के लिए वो बहुत अच्छा है, वो कैसे ह्यूमन अफेयर्स को संभालता है, ये एक बहुत अच्छी अप्रोच है। आई ऑल्सो सजेस्टेड दैट दीज इंडियन वेज मे बी ऑफ वेरी ग्रेट वैल्यू, है ना, वर्ड के लिए ये एक तरह की बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल हैं कि वर्ड को भी वैसे ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए जैसे इंडिया ने किया। यहाँ पे राइटर 32 पेज पे फर्स्ट पैराग्राफ बता रहा है कि जो इंडिया का सबसे अच्छी चीज़ जिससे मैं इम्प्रेस हूँ, क्योंकि जो राइटर है वो इंग्लिश पीपल है ना, ब्रिटिश है, तो कहता है कि जो इंडिया की सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगती है जिससे मैं इम्प्रेस हूँ वो है कि उनका तरीका फ्रीडम को हासिल करने का फ्रॉम रैंकर मतलब बेटरनेस से। उन्होंने ब्रिटिशर से बेटरनेस नहीं मतलब ब्रिटिशर को बिटर पीपल नहीं कहा, उन्होंने बहुत बड़े अच्छे से जो ब्रिटिश पीपल थे उनसे भी एक अच्छा सा रिलेशन बना के उसके बाद फ्रीडम हासिल की। उन्होंने कैसे ही सेइंग कि जो मेरी कंट्री है उससे उसको कैसे फोर्स किया कि वो चली जाए बिना किसी ब्लड शेड के, और कैसे मैनेज किया कि वो एडवर्स सिचुएशन में भी लोगों को हेट करना ना सिखाए, लोगों को सिर्फ लव जो है उसके बारे में बताए। जो रिसेंट एग्जांपल कहता है कि वो हम देख सकते हैं जो लड़ाई हुई इंडिया की इंडिपेंडेंस की, उसमें जो मेरी कंट्री थी, है ना, उसके साथ बहुत ज़्यादा वी कैन से कि एक तरह का उनको सफ़र करना पड़ा, और किस तरह उन्होंने बिना किसी खून खराबे के मेरी कंट्री को अपनी कंट्री छोड़ के जाने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी इंडिया की। आई थिंक ऐसी चीज़ों को हमें समझना चाहिए, सीखना चाहिए। नेक्स्ट 32 के लास्ट पेज पे इज़ टॉकिंग अबाउट द गांधी जी श्राइन, कि मैं गांधी जी, जब मैं दिल्ली गया तो गांधी जी की श्राइन है जो, है ना, वहाँ पे मैं खड़ा था और सोच रहा था कि कैसे गांधी जी ने हर चीज़ को बड़े अच्छे से सक्सेसफुली स्ट्रगल करके एक पॉलिटिकल लिबर्टी अपनी कंट्री में लेके आए। ये कैसे हो सकता था, अगर गांधी जी ना होते तो ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि गांधी जी ने हर चीज़ को पॉसिबल किया। मेरी कंट्री के लोगों को अपनी कंट्री से निकाला, एट द सेम टाइम ही डिड इन दिस वे मेड इट पॉसिबल फॉर द ब्रिटिश टू विदड्रॉ विदाउट इरिटेबल डिस्ग्रेस। जो ब्रिटिश पीपल हैं उनको भी विदाउट एनी डिस्ग्रेस वहाँ से जाने के लिए मजबूर कर दिया। आई शुड से दैट गांधी जी सर्विस टू माई कंट्री, है ना, मैं यहाँ पे मुझे कहना चाहिए कि गांधी जी ने सिर्फ अपनी कंट्री के लिए सर्विस नहीं की, मेरी कंट्री के लिए भी की। I don't think this is an exaggeration. It is comparatively easy to take possession of an empire, but it is fearfully difficult to give up possession when once has been acquired. When a government meet with resistance, however legitimately, morally, it is so easy. कहते हैं कि
अगर कोई कंट्री दूसरी कंट्री पे कब्ज़ा कर ले तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस कंट्री के लिए जाना, लेकिन गांधी जी ने पॉसिबल किया कि ब्रिटिश पीपल उस कंट्री को, इंडिया को छोड़ के वहाँ से जाएं। इफ़ वंस स्ट्रगल हैज़ टेकन अ वायलेंट फॉर्म, हमें पता है कि गांधी जी जो थे वो वायलेंट नहीं थे, है ना। वही कह रहे हैं कि अगर एक बार भी स्ट्रगल वायलेंट फॉर्म ले ले तो कुछ भी अच्छा नहीं होता, कुछ भी हैप्पी नहीं रहता, बहुत ज़्यादा खून खराबा होता है। लेकिन गांधी जी ने सेव किया ब्रिटेन को भी एज वेल एज इंडिया को भी फ्रॉम दैट, एंड ही डिड इट बाय इंस्पायरिंग द पीपल ऑफ इंडिया टू कीप द स्ट्रगल ऑन अ स्पिरिचुअल प्लेन, कि आत्मिक लड़ाई लड़ी, है ना, अबव द लेवल ऑफ मेयर पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में क्या होता है, खून खराबा करके जो कुछ लोग हैं जो पावरफुल हैं बस वो जीत हासिल कर लेते हैं। लेकिन गांधी जी ने ना तो मेरी कंट्री के लोगों को मरने दिया, ना खुद की कंट्री के लोगों को मरने दिया, और इस तरह उन्होंने जो एक फ्रीडम हासिल की, ये मुझे उनका बेस्ट वे लगा। जो आपका 33 का जो पैराग्राफ है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, और नॉन वायलेंट रिवोल्यूशन से जो नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है वहाँ से मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूँगी। मेन थिंग क्या है इसमें, इंडिया का कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड की यूनिटी में इंडिया ने क्या कंट्रीब्यूट किया, इंडिया के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको एक्सप्लेन किया जा रहा है, और जैसे गांधी जी मेन पर्सन है उनके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है जी, और नेक्स्ट जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर कर दूँगी। थैंक यू जी।